हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स क्लासेस। क्लास 10th का टॉपिक का नाम लिखा हुआ है व्हाट इज़ लाइट। आज हम लाइट के बारे में पढ़ाएंगे। लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। और जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले जो सिस्टम इस बार किया गया है उसमें जैसे फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में लाइट को रखा गया है। तो इसी को ध्यान में रख करके उसी तरीके से जिस तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न है और थोड़ा डेप्थ में भी जाने का है। और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य रहेगा इसी के साथ साथ बहुत सारे जैसे कंपटीशन एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई पैटर्न, उसके बाद तो इसी सब को ध्यान में रख करके मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। चलो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज़ लाइट। लाइट का जैसे ही सबसे पहला बुक का पेज अगर तुम ओपन करोगे, खोलोगे, तो सबसे पहला जो डिफिनीशन रहेगा लाइट का, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहला डिफिनीशन रहेगा इसका, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो पहला डिफिनीशन ये है। लेकिन हम लोग उसको फिल करना चाहते हैं। आज जो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य रहेगा मैं एकदम फिल करवा दूंगा, शुरू से अंत तक देखना। कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, एकदम तुम फील करने लगोगे कि हाँ व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। और उसको ऐसा नहीं कि बुक के जो सेंटेंस है उसमें नहीं जाने की ज़रूरत है। अपने मन से जो समझ में आया उसको लिख दिया, वही साइंस है और उसमें 100% मार्क्स मिलते हैं। तो लाइट के बारे में मुझे लगता है लाइट किसे कहते हैं, क्या है लाइट? तो जिससे हम मतलब बचपन में जैसे क्लास 5-6 में हम लोग सोचते थे, थोड़ा हम कुछ अलग हट करके पहले बात करते हैं फिर लाइट को फील करने के लिए। जब क्लास 5-6 में थे या 5th-6th के बच्चे से भी पूछोगे कि तुम किस चीज़ से किसी चीज़ को देखते हैं, कि तुम किसी चीज़ को क्यों देखते हो, कैसे कोई चीज़ दिखाई देता है, तो बोलेगा कि उसका आंसर बस एक ही होगा कि हम आई के द्वारा किसी चीज़ को देखते हैं। नहीं, आप किस चीज़ से किस चीज़ को देखते हो, तो हम किसके द्वारा देखते हैं? आई के द्वारा, आँख के द्वारा हम हर चीज़ को देखते हैं। नहीं, उसका आंसर होगा आई। बात तो सही है। किसी को आँख नहीं रहे तो कोई चीज़ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो आई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आगे भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई इन कलरफुल वर्ल्ड, वाकई में उसके सिलेबस में है, वो तब अलग डिस्कस करेंगे। तो हम आँख के द्वारा देखते हैं, लेकिन एक चीज़ करो, वाकई में आँख नहीं रहे तो हम नहीं देख सकते। चलो थोड़ी देर मेरे साथ वीडियो देखते हुए आँख को बंद करो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ बताओ, अभी भी आँख है और जब हमने आँख को क्लोज किया, बंद किया, तब भी हमारे पास आँख था, फिर कोई चीज़ क्यों नहीं दिखाई दिया? इमेजिनेशन करो, एक अंधेरे कमरे में आँख खुला हुआ है, एकदम अंधेरा कमरा है, कहीं कोई लाइट नहीं है और फिर भी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा। आँख ऐसे खोल करके देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही एक माचिस की तीली ऐसे जलाते हैं, इमेजिन करो, हर चीज़ दिखाई देने लगता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट, इट मीन्स दैट कि आँख मेरे पास तब भी था, लेकिन जैसे ही लाइट आई, माचिस की तीली, हर चीज़ दिखाई देने लगा। इसका मतलब ये है कि हम आई के द्वारा किसी चीज़ को नहीं देखते, हम लाइट के द्वारा किसी चीज़ को देखते हैं। तो हमारा ये डिफिनीशन हो गया गलत कि हम आई के द्वारा कोई चीज़ को देखते हैं, ऐसा नहीं, हम लाइट के द्वारा किसी चीज़ को देखते हैं। करेक्ट। तो लाइट का डिफिनीशन ये भी कह सकते हो कि जिसके सहारे हम किसी चीज़ को देखते हैं उसको लाइट कहते हैं। क्यों इतने लंबे चौड़े डिफिनीशन में जाना है? इट इनेबल्स टू सच ए बॉडी इज रिफ्लेक्टेड एंड कम्स द इमेज इज फॉर्म इन आवर आइज एंड दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज अपीयर्स। ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके सहारे हम कोई चीज़ को देखते हैं उसको हम लाइट कहते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लाइट का डिफिनीशन लिख देते हैं। क्यों? लाइट का डिफिनीशन ऐसा अगर हम लिखे तो अच्छा रहेगा कि जिसके सहारे हम कोई चीज़ को देखते हैं उसको लाइट कहते हैं। उसको थोड़ा अपने तरीके से सेंटेंस बना लो। लाइट इज ए सोर्स, लाइट इज ए, लिखो, लाइट इज अ सोर्स थ्रू
थ्रू which we see anything। करेक्ट। कोई डाउट इस डिफिनेशन में किसी को? कोई डाउट नहीं। लाइट इज ए सोर्स थ्रू विच वी सी एनीथिंग। हाँ, थोड़ा इस डिफिनेशन में मुझे थोड़ा अच्छा होता अगर यहाँ लिखते थे लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम। करेक्ट, लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम, और अच्छा हो जाएगा। अब ये अगर तुमने लिख दिया तो 100% करेक्ट हो गया डिफिनेशन। लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम, क्योंकि जब हायर आगे क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, तो एक्चुअली में सोर्स का मतलब वो मीडियम से होता है। मतलब मीडियम भी दो तरह के, रेयर, डेंसर, रिफ्रैक्शन में पढ़ाई करेंगे। तो लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम, मतलब कोई चीज़ को देखने का एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके सहारे हम कोई चीज़ को देखते हैं। तो लाइट का ये डिफिनीशन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिफिनीशन है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो एक्चुअली में कोई चीज़ दिखता क्या क्यों है। अब जैसे हमने माचिस की तीली जैसे जलाई, हमको हर चीज़ दिखला, उसके लिए थोड़ा एक चीज़ और डिस्कस करना पड़ेगा कि जैसे देखो यहाँ सन है, यहाँ क्या है, सन है, नहीं, यहाँ मून है। करेक्ट, ये सन है, ये मून है। होता क्या है, यहां से एक रेज ऑफ लाइट ऐसे चली, ऐसे रेज ऑफ लाइट चली, हम यहां पर, और क्या हुआ, ये रेज ऑफ लाइट ऐसे करके यहां से चली और ऐसे करके आ गई है। ऐसे हमारे आंखों को ये दिखाई देती है। सन से रेज ऑफ लाइट आई मून पर, मून से टकरा करके फिर हमारे आई को ये दिखाई देती है। तब हम देखते हैं, अच्छा तब हम यहाँ पर मून का पिक्चर हमारे आई में दिखाई देता है। ऐसे हर ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड है, एक लाइट आ रही है, यहाँ ट्यूब लाइट वगैरह सब लगे हुए हैं। ट्यूब लाइट से इस पर लाइट चली, लाइट इस पर आई, टकरा करके इसका रिफ्लेक्शन तुम लोगों के आई तक चला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोर्ड दिख रहा है, एवरीथिंग्स। तो मून के पास कोई अपना लाइट नहीं है, मून हैज नो एनी लाइट, और सन के पास लाइट है अपना, सन हैज देयर ओन लाइट। तो सन से रेज ऑफ लाइट चली, मून से टकरा करके फिर हम उसका इमेज जो है, उसका फोटो कह लो, हमारे आई तक दिखाई देता है। और दिस इज द रीजन व्हाई दैट वी सी द मून। कोई भी चीज़ को देखते हैं, एक कोई प्लांट सी ले लो। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये सन है, सन के पास अपना खुद का लाइट है, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, LUMINOS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। करेक्ट, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे कर लेना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 4 मल्टीपल MCQ हैं कि इंडिकेट या ट्रिक द अमोंग which one is the luminous objects। 4 नाम दे देगा, ट्यूब लाइट, हाँ, मून, ऐसे करके दे देगा। तो उसमें अपने को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का लाइट होता है, और एक होता है ये मून, ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इसका डिफिनीशन अगर एक लाइन में, एक सेंटेंस में पूछ दे, हो सकता है 1 मार्क्स का पूछ सकता है। व्हिच इमिट्स लाइट्स, व्हिच इमिट्स व्हिच इमिट्स लाइट, जो अपना लाइट एमिट करता है, जिसके पास खुद अपना लाइट्स होता है। नॉन ल्यूमिनस जस्ट इसका अपोजिट, व्हिच डू नॉट, which do not emit lights, emits light, जिसके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही होता है, जैसे सपोज दैट कोई प्लांट्स है या फ्लावर वगैरह, ऐसा जैसे भी है, ऐसे करके कोई फ्लावर्स वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, सन है सपोज दैट, यहाँ पर, यहाँ सन है, यहाँ ऐसे लाइट आई, यहाँ से टकरा करके फिर वो ऐसे कोई फ्लावर होगा, ऐसे टकरा करके कहाँ चली गई, हमारे आई के पास चली गई, और इसकी इमेज हमारे
आंखों पर दिख जाती है, प्लांट है या फ्लावर्स है, जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, चेयर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, जो भी। तो इस तरीका से ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, एक तो कोई चीज़ के पास खुद लाइट है इसलिए दिखाई देता है, दूसरा चीज़ ये है ये तो रिफ्लेक्शन होता है इसलिए दिखाई देता है। ठीक, तो लाइट का हमने डिफिनीशन जाना। एक तो सबसे पहले जो बुक में लिखी हुई रहती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम थ्रू विच वी सी एनीथिंग। हाँ, एक चीज़ और है इसमें जानने वाली, लाइट का एक नेचर क्या होता है। जैसे कोई आदमी है, मेरा नेचर है टीचिंग करना, तुम्हारा नेचर स्टूडेंट हो स्टडी करना। लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट का जो नेचर है, एक तो नेचर ही चलो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, व्यू कह सकते हो, जिससे हम देखते हैं। लेकिन लाइट का जो एक्चुअली नेचर है, नेचर ऑफ लाइट, इसके डुअल नेचर होते हैं, मतलब दो तरह का उसका नेचर होता है। उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है, डिस्कस करो। नेचर ऑफ लाइट, ऐसे टॉपिक डाल दो, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। देखो, लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं। फर्स्ट नेचर, किसी साइंटिस्ट ने जब जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गया और लोगों के नए नए डिस्कवरी होते चले गए, तो किसी साइंटिस्ट ने देखा कि अरे लाइट तो एकदम वेव की जैसा है, ऐसे 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 जा रही है। मतलब उसने देखा कि लाइट जो है एक इस तरीके से जा रही है, हाँ ऐसे ऐसे। बोला कि अरे ये लाइट तो एकदम एक्चुअली में ये वेव जैसा है। तो उसने कहा कि लाइट इज ए वेव, ऐसा बोल सकते हो कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, साइंस में उतना आर्टिकल प्रीपोजिशन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैंने लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोला कि ये तो इस तरीके से चलते हैं, या ये कह सकते हैं लाइट इज ए कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? वैसा वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये भी हो सकता है क्वेश्चन। देखो, फिजिक्स में हर टर्म को वोकैबुलरी को जानना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? व्हिच डू नॉट, ऐसे लिख सकते हो, व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अपने मन से लिख दो, फॉर प्रोपोगेशन, फॉर ट्रेवल या प्रोपोगेशन, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब हमारे आई से, सन से इतनी सारी रेज आती है, लेकिन हमारे आई को कौन सी रेज दिखाई देती है? दिस इज कॉल्ड द विजिबल लाइट्स। ये भी जानना जरूरी है, विजिबल लाइट। ये जान लो कि हमारे आंखों को कौन सी दिखाई देती है? विजिबल लाइट दिखाई देती है। इसका रेंज क्या होता है? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के ऐसे 8000 एंगस्ट्रम तक जो हमारे आइज को दिखाई देता है, उसका रेंज होता है 4000। तो विजिबल लाइट का ये क्या है? वेवलेंथ है। ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, ये भी याद रखना चाहिए, वेवलेंथ। ठीक है, अब जैसे वेवलेंथ क्या होता है वो आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज मत हो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसके जो छोटे से टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो जो विजिबल लाइट, एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता है पूछ दे व्हाट इज लाइट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कि व्हाट इज लाइट तो नहीं पूछे, हो सकता है पूछ दे कि जो विजिबल लाइट है उसका रेंज क्या होता है, जो हमारे आई को दिखाई देता है। 4000 से 8000, 4 का जस्ट ऐसे याद करो, 4 4 टूक जा 8। ठीक है, 0 0 3 ठू डाल दो। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। जैसे मैं तुमको बोलूँ ये एंगस्ट्रम क्या होता है, ये भी जान लो। एंगस्ट्रम जो होता है ये, इसका यूनिट होता है किसका? वेवलेंथ का यूनिट होता है। अब जैसे मैं तुमको बोलूँगा कि मार्केट चले जाओ, थोड़ा कपड़ा ले आना, तो तुम तो पूछोगे हाँ सर कितना मीटर कपड़ा चाहिए? क्या बोला? मीटर। तो मीटर जो है वो कपड़ा मतलब लेंथ, क्लॉथ का यूनिट है। लेंथ का यूनिट मीटर हो गया। उसी तरीके से जाओ मार्केट से आलू खरीद करके ले आना, कितना किलो? केजी, 5 kg। तो केजी यहाँ वजन,
मतलब मास का यूनिट हो गया। उसी प्रकार से द सेम वे वेव लेंथ का जो यूनिट है वो एंगस्ट्रम है। ठीक, हायर क्लास में पढ़ेंगे, याद रखो। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू व्हाट, तो ऐसा करके। ठीक है, मल्टी एमसीक्यू रहेंगे तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, आराम से जवाब दो। केवल थोड़ा सोचना, जब भी एमसीक्यू आए तो चारों ऑप्शंस को पढ़ो तो तुमको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा सर ऐसे बताए हुए थे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि ये पढ़ाने का उद्देश्य केवल मेरा हेल्प करना है। जो तुम ट्यूशन जाते हो, अच्छी कोचिंग में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, वो सब तभी फ़ायदा करेगा जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। तो यहाँ भी पढ़ाने का उद्देश्य है, चूँकि कोरोना पीरियड है और मैं लंबे समय से मेरा एक्सपीरियंस रहा और मेरा एक हॉबी टाइप से भी रहा। मैंने हमेशा बच्चों को थोड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया। तो ये रहता है कि बच्चे को थोड़ा एक मदद, एक हेल्प के माध्यम से। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम एकदम परफेक्ट हो गए। परफेक्ट तब होगे जब तुम थोड़ा उसको और डेप्थ में पढ़ो। जैसे और आगे क्लासेस में बताऊंगा, सीबीएसई एनटीएससी को ध्यान में रख करके मैं एनटीएससी में कैसे कैसे छोटे छोटे स्मॉल साइज के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और डेप्थ बाय डेप्थ के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके मैं ये स्टडी करवा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ साथ एक मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक एस चांद की बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो। और एस चांद एक पब्लिकेशन की, शायद लखमीर सिंह मंजीत कौर हैं इनका राइटर। एस चांद का एक साइंस का बुक आता है रिफ्रेशर, तो उसको भी थोड़ा पढ़ना, तो काफ़ी डेप्थ तुमको देगा। ये सब पढ़ने के बाद जैसे मैं बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा पढ़ाई करोगे तो डेप्थ आ जाएगी। तो फिजिक्स या साइंस तुम्हारे लिए एक बड़ा सिंपल हो जाएगा। और फिजिक्स इसलिए, साइंस में जैसे बायो है तो केवल उसमें रटना है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, बायो है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स में पहले समझना है तब फिर याद करना है, नहीं, और समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि याद करने की ज़्यादा ज़रूरत आएगी। हाँ, इस बुक को थोड़ा अगर पढ़ लिए तो हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, चलो ओके। तो अब हम लाइट टॉपिक से, अच्छा एक चीज़ और फिर बात आई, अब हमने क्या डिफिनीशन अभी तक जान गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जिसके सारे, लाइट इज अ सोर्स थ्रू व्हिच वी सी एनीथिंग्स। थर्ड, लाइट इज अ वेव, ये भी कह सकते हैं। फोर्थ, अब आगे साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता चला गया, बोला कि अरे लाइट में तो पार्टिकल तरह का नेचर है, तो लाइट इज ए पार्टिकल। उसने कहा लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, लाइट इज अ पार्टिकल, क्योंकि ये पार्टिकल जैसा नेचर करता है। और ये पार्टिकल उसने किसको कहा, वह पार्टिकल इसने बोला फोटोन्स, और पार्टिकल का नाम उसने बताया फोटोन है। बोले कह रहे ये तो एकदम पार्टिकल जैसा नेचर कर रहा है, तो लाइट इज ए पार्टिकल। उस पार्टिकल का बहुत हाई स्पीड होता है, बहुत हाई स्पीड। तो अब देखो कितने, अब फिर आगे जा कर के और फिर आगे इसमें और डिस्कवरी हुई लाइट के बारे में। तो फिर अब आगे उससे आगे बताया गया कि एक मॉडर्न थ्योरी दिया गया लाइट के बारे में। इस मॉडर्न थ्योरी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में इसके बारे में बताया गया है, या क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो भी। तो आगे फिर इसके बारे में, लाइट के बारे में बताया गया। तो देखा गया ओवरऑल कि लाइट हैज़ ए ड्यूअल नेचर। हम कह सकते हैं कि लाइट हैज़ ए ड्यूअल नेचर। किस तरीके के नेचर हैं, ड्यूअल नेचर। दो तरह के लाइट के नेचर है। कौन कौन से है, एक है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये कहलाया इसका वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये कहलाया गया इसका वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा कहा गया कि लाइट इज ए पार्टिकल, तो इसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो इस तरीका से लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। तो ये लाइट के, अब लाइट के बारे में हम कितने सारे तरह के डिफिनेशन जान गए। देखो अभी तक हम लाइट के बारे में केवल व्हाट इज लाइट जानते थे, अब देखो लाइट के बारे में कितने तरह के डिफिनेशन जान गए। फर्स्ट डिफिनेशन, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकेंड डिफिनेशन, लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम। सेकेंड डिफिनेशन नहीं, सोर्स ऑफ मीडियम, एक ये डिफिनेशन जान गया। और थर्ड,
एक और डिफिनेशन आ गया, लाइट इज ए वेव। वेरी गुड, लाइट इज ए वेव। फोर्थ, मुझे अगर ये याद नहीं रहा तो हमने क्या कह दिया, लाइट इज अ पार्टिकल। तो अभी इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब लाइट के बारे में हम केवल एक डिफिनेशन नहीं जानते। अभी देखो लाइट, कोई अगर तुमसे पूछ दे व्हाट इज लाइट, या लाइट पर कहीं कुछ बोलना है तो जो मन में आए बोल दो, सब चीज़ सही है। ऐसा आप माइंड में आ गया कंसेप्ट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए सोर्स थ्रू विच वी सी एनीथिंग। थर्ड, लाइट इज ए वेव, ये याद नहीं रहा, लाइट इज ए पार्टिकल। करेक्ट। तो चलो इसको नोट कर लो अच्छे से, और तब तक मैं या पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ओके। ये 1 2 3 4 यही आज इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब इसके आगे इसको मिटा लो, फिर आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। ठीक है, चलो तो ठीक है, तुम लोग नोट कर लिए उसको। अब देखो, अब लाइट से हम आगे बढ़ते हैं। लाइट से हमारा सेकंड टॉपिक था आज का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, तो अभी तक तो बस यूँ समझे कि लाइट उस पर गई, टकरा करके उससे हमको कोई चीज़ दिखाई देती है। नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया कि कोई चीज़ टकरा करके फिर मुझे दिखाई देती है। द फिनोमेना ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? कोई भी चीज़ पर अगर रेज ऑफ लाइट गई, टकरा करके फिर मेरे आंखों को वो चीज़ दिखाई देता है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सच द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, या ऑब्जेक्ट इज अपीयर्ड, ऐसा भी बोल सकते हो। नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। या ऐसे भी बोल सकते हो कि द बाउंस बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, ऐसे भी बोल सकते हो। अब एक्चुअली में हमको हर चीज़ दिखाई तो देता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, वो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन थोड़ा जान लो, नॉलेज के लिए तो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, अब कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ऐसा करके लिख दो, द सेंडिंग बैक ऑफ light rays falling, the sending back of light rays falling off an object, falling on an object is called रिफ्लेक्शन। ऐसा लिख सकते हो, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ऐसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब जैसे कोई लाइट रेज गई और उस पर टकरा करके उससे वापस आ गई, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। या ऐसे भी बोल सकते हो सेंडिंग बैक को द बाउंसिंग बैक, ऐसे भी लिख सकते हो द बाउंसिंग बैक, the bouncing back of light rays is called the reflection। उतना भी ज़्यादा करने की जरूरत है, the bouncing back of light rays is called the reflection। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, अब हम आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इसी टॉपिक का इंतजार कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में ज़्यादातर पूछा जाता है, या कभी भी कोई लाइट से पूछेगा तो बहुत इजी भी है। और इजी इसलिए है क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन जैसे अगर पूरे लाइट चैप्टर को लोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसमें अगर टाइम नहीं दोगे और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आगे जैसे मैं मिरर पढ़ाऊँगा तो कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, अगर अच्छे से अगर थोरो या कोई अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं किया तो तुम हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे।
फिर तुम लाइट को बोलोगे अरे ईजी है इसलिए मैं उतना नहीं पढ़ता, लेकिन एक्चुअली में बच्चे के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं होते, वो हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो चलो आगे बात करते हैं। होता क्या, सबसे पहले जान लो मिरर। मिरर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास है, एक कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है ऐसा, ग्लास के पीछे वाले साइड्स को, बैक साइड्स को हम सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है, इसको पीछे तरफ को हम सिल्वर्ड कर देते हैं, तो दिस बिकम्स द मिरर, या ऐसा कोई अब मिरर का सिंबल भी है, ठीक है। ऐसे लाइट रेज आती है इस पर, ठीक है, और ऐसे करके चली जाती है। अब हम यहां पर एक ऐसे कर एकदम सीधा सा, ऐसे एकदम सीधा सा ऐसे करके, ऐसे नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, इसको एन से डिनोट करते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें एक चीज लिख देना कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। होता ऐसे ही है, कोई भी चीज़ ऐसे दिखता है। देखो एक इंसिडेंट रे आई, रेज आई टकरा करके, टकराने के बाद वापस चली गई, यहीं पर हमारा आई था और हमको हर चीज़ दिखाई देने लगता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी पर बनाया गया है कि फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में होता है ऐसे करके। इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, और यही पॉइंट जहाँ पर दोनों मीट करता है, दिस इज द नॉर्मल। तो इसी को उसने फर्स्ट लॉ बना दिया है। देखो फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, जैसे जैसे वैसे इंसिडेंट रे लिखो, इसको लिखना जरूरी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray and the normal lie in the same plane, lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal lie in the same plane, correct। सेकेंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका यूज हमेशा हर जगह होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैथ्स का फॉर्मूला है, सेम चीज़ इसे सेकेंड वाले लॉ का बहुत जगह यूज होता है हमेशा आगे न्यूमेरिकल। ये दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो कहलाता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई। इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो आई, इसका आई यहाँ ले लिया, एंगल ऑफ आई इंसिडेंट। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एग्जाम में पूछे तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है, कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ, ये नहीं कि सीधे एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर लिख दिए, पहले ये लिखना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और एंगल ऑफ आर, तो एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। देखा गया क्या, ऑब्जर्व किया गया, एक्चुअली में होता रूल क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, देखा कि ये एंगल ऑफ ये 30 डिग्री आया तो ये भी 30, ये 40 आया तो ये भी 40, ठीक है। तो देखा गया ये 30 है तो ये 30, ये 40 तो 40, तो इससे ये पता चला कि अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। तुम लोग क्लास 10th में, अब हो सकता है कोरोना के कारण स्कूल चूँकि खुल नहीं रही है ना, तो मैं जब टीचर था तो क्लास में प्रैक्टिकल करवाता था, और है भी 10th में बोर्ड में,
प्रैक्टिकल है क्लास 10th में, क्या करते थे कि इस एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर कैसे उसको प्रूफ करते कि यहाँ पर एक पिन डाल देते थे, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ। अब मिरर से देख करके ये पिन का इमेज यहाँ बनाते थे, जहाँ जहाँ इमेज दिखता था यहाँ पर हम लोग पॉइंट करते थे और फिर पेंसिल लेकर के, पेंसिल से और ज्योमेट्रिकल बॉक्स स्केल लेकर के ऐसे इसको मिलाते थे, इसको मेजर कर, इस लाइन को ड्रॉ करते थे और फिर मेजर करते थे कि ये एंगल 30 आया तो ये भी 30, ये 40 तो ये 40, ये 60 तो वो 60। ये अपने मन से लेना पड़ता था, 30, 40, 50 ले लिए। तो लास्ट में लिख देते थे कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन लेते थे और लास्ट में लिख देते थे कि हैविंग टू सी दिस ऑब्जर्वेशन 1 2 3 वी फाउंड दैट एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, और हैंस प्रूव्ड, ऐसे ही करके। तो ये 10th बोर्ड का या 10th में प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। चलो, तो एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर आ गया। अब इसी में पूछ सकता है कि जैसे सपोज दैट, इसमें बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, मेन चीज़ यही है कि डिफाइन इंसिडेंट रे। क्या है इंसिडेंट रे? द रेज ऑफ लाइट coming from the rays of light falls on the mirror. The rays of light falls on the mirror is called the incident ray. नहीं, the rays of light which falls on the mirror is called the incidence ray. अब incidence angle, the angle with normal to the incident ray is called the angle of incidence. रिफ्लेक्टेड रे, वो तो जान ही गए, जब भी कोई टकरा करके बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, या द बाउंसिंग रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, द सेंडिंग बैक ऑफ रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा, अगर कोई पूछ दे, अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ दे तो अपने मन से भी लिख सकते हो, बात बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये जान लो कि ये जो मिरर होता है, ये मिरर से नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, ये एक ट्रूथ होता है, सही होता है, ये एक ट्रू है, ये मिरर है, मिरर से ये एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है ये मिरर। मतलब द नॉर्मल जो है हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये बात हमेशा तुमको याद रहना चाहिए कि मतलब ये एंगल जो है ये 90 है, ये 90 है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, इसी में कोई इंसिडेंट रे आई, ऐसे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे होकर के ऐसे चली गई, नहीं, इसको अब मिटा दिया, ठीक है, मिट गया ये। अब ये हो गया इसमें एंगल ऑफ आई और ये हो गया एंगल ऑफ आर, जो दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो ऐसा बनाने का तरीका है। तो आगे जो न्यूमेरिकल्स या जब भी क्वेश्चंस हायर क्लास में होंगे तो ये मानकर चला कि ये 90 डिग्री है। अब अपने मन से व्हाट इज पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? अब जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर नॉर्मल के साथ मीट करती है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अपने मन से थोड़ा उसका सेंटेंस इंग्लिश में तो लिखना है, लिख दो। द रेज एट ए पॉइंट ऑन द मिरर व्हेन द इंसिडेंट रे मीट्स एट ए पॉइंट विद द नॉर्मल, सच ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अपने मन से इंसिडेंट रे जहाँ आती है और पॉइंट और नॉर्मल से जहाँ मीट करती है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी पूछता है कभी कभी, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल्स या टू द नॉर्मल्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं, ये इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, अब हम, ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो, हम आगे बात करते हैं किस चीज़ की, अब आगे बात करते हैं थोड़ा और कुछ जानने वाली चीज़ें हैं जो कभी कभी पूछ दिया जाता है। एनटीएससी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब तो 10th बोर्ड में भी 2 तरह के 2 टर्म हो गए हैं। तो फर्स्ट टर्म में लाइट है, तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू बहुत खतरनाक भी होता है। लॉन्ग टाइप है तो उसमें कुछ से कुछ लिख सकते हो, एमसीक्यू में ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शंस है, आपको माइंड को रिकॉल करके याद करना पड़ेगा चारों को, तो ठीक है। चलो, इसलिए हर चीज़, कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानना जरूरी है। बस जान लो ऑब्जेक्ट, एक थोड़ा ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पूछे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है?
जैसे सन को देखा ऑब्जेक्ट था, मून को देखा ऑब्जेक्ट था। सन से क्या हो रहा था, लाइट इमिट कर रही थी, और मून से क्या हो रहा था, लाइट इमिट नहीं कर रही थी, वो रिफ्लेक्शन करके दिखा रही थी। तो सन, कोई भी चीज़ जो हमारे आई को दिखाई देता है, दैट इज ऑब्जेक्ट्स। नहीं, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि एनीथिंग व्हिच वी सी इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। तो एनीथिंग व्हिच वी सी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हो। आज जैसे सन के बारे में बोल सकते हो, एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट द लाइट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी चीज़ या तो लाइट देती है, लाइट इमिट्स करती है, नहीं भी करती है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। इमेज के बारे में ये जानना जरूरी ज़्यादा नहीं था, इमेज क्या होता है, इमेज के बारे में जानना जरूरी है। इमेज का मतलब ये होता है, क्या होती है कि मून पर या सिनेमा में क्या होता है, कोई भी चीज़ का, किसी चीज़ के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उसके फ़ोटो वगैरह को स्क्रीन पर डाल देते हैं तो उसका इमेज वगैरह दिखाई देता है। या मैं ही अगर आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो क्या होता है, अपना फ़ोटो दिखाई देता है। तो ऐसा कह सकते हो कि ऑप्टिकल, ऐसा एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी चीज़ का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द इमेज। नहीं, हाँ, इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस के बारे में और लिख सकते हो, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा लिख सकते हो। और अच्छा अगर सेंटेंस लिखना चाहते हो, देखो तुमको जो भी याद हो, मैंने लाइट का डिफिनीशन बताया, कुछ भी याद है 100% ट्रूथ, चारों में से जो डिफिनीशन मन में आए, लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट इज ए वेव, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी लिखना उसी तरीके से इमेज के बारे में अगर याद है, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इमेज, या एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे सन है, सन के पास खुद का खुद लाइट है, ओन है, नहीं ओन या सेल्फ, जैसे उसके पास खुद का खुद लाइट है, दिखाई देता है, तो ऐसे इमेज होते हैं। हाँ, इमेज में जानने वाली चीज़ ये होती है कि इमेज, देखो इमेज में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, ये जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज में एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। जब हम नेक्स्ट टॉपिक सब पढ़ेंगे तो काफ़ी रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में इतना पढ़ेंगे कि तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। मिरर में पढ़ेंगे, लेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस केवल इतना चीज़ जानो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए कि रियल इमेज क्या होता है। अब जिसको स्क्रीन पर अपन ऑब्टेंड कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में कोई भी चीज़ दिखाई देता है तो व्हिच कैन ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेंड, अपने मन से लिख देना ऑन स्क्रीन, और क्या। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, सिनेमा लिख देना, सिनेमा हॉल का जो भी है, सिनेमा में जो भी फोटो दिखता है वो। इसमें ऐसा एग्जांपल लिख दो कि ओन, जैसे अपने मिरर में देखते हैं, नहीं अपना जो फोटो देखते हैं हम लोग मिरर वगैरह में, तो दिस इज वर्चुअल इमेज बनता है। अब आगे पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, काफ़ी डिस्कस से पढ़ेंगे। एक चीज़ और जान लो, जानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, पूछ सकता है 1 मार्क्स को, ये बहुत ज़्यादातर पूछता है कि किस इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त, किस इमेज को हम स्क्रीन पर मतलब प्राप्त कर सकते हैं, या कौन से इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो रियल होगा, किसको नहीं कर सकते स्क्रीन पर, वर्चुअल होगा। एक चीज़ जानो कि जैसे प्लेन मिरर होता है, ये क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर को ऐसे दिखा देते हैं जनरली, प्लेन मिरर है ये, ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से यह 10 सेंटीमीटर है,
तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर इमेज जो बनेगा आई, वो भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें एक चीज़ आता है लेटरल इन्वर्सन का। मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपना चेहरे को देखते हैं, एक्चुअली में इधर का ही चीज़ इधर, इधर का चीज़ इधर दिखता है, लेटरल इन्वर्सन। जैसे एक प्लेन मिरर के सामने अगर जैसे कोई हम ऐसे रख दिए रेड, ऐसे अगर मिरर के सामने लिख दिए तो मिरर में क्या दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे डी ऐसे होगा, ई ऐसे होगा और आर होगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड द लेटरल, नोट करो इसको, लेटरल इन्वर्सन। ठीक है। When an object is placed in front of the mirror, जब किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने प्लेस करते हैं, the right side of an object appears to be the right side of the object appears to be on the left side, and such the formation vice versa is called the lateral inversion। ऐसे लिख सकते हो, the right side of an object, definition लिख दो, the right side of an object appears on the left side, and left side of the image of left side of object appears on the right side। ऐसे लिख दो vice versa। Such a thing is called the lateral inversion, such a image is called the lateral inversion। इसको lateral inversion ऐसे एक सेंटेंस के लिए हो सकता है 1 मार्क्स का पूछ दे या 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल अब हमारा चैप्टर करीब पर एंड पर है। हाँ, एक चीज़ और, बहुत यूज ऑफ ऐसा करके यूज पूछ सकता है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो कुछ ज़्यादा नहीं इसमें जानने वाली चीज़ है। जैसे हम लोग अपना फोटो देखते हैं टू सी आवर सेल्फ, जो हम अपना चेहरा डेली देखते हैं आईने में, टू सी आवर सेल्फ, इसमें प्लेन मिरर ही यूज होता है। ज्वेलरी शॉप में इसका यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का बड़े बड़े साइज का दिखे। और पेरिस्कोप में तो हर चीज़ का यूज होता है पूरा। तो टू सी आवर हम जो अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो जनरली प्लेन मिरर है। तो चलो आज का टॉपिक एंड है। तो आज हमने बहुत अच्छा लाइट के बारे में सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़, कितने तरह के डिफिनेशन जाना। और थोड़ा चलो 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या, लाइट के बारे में अभी तक जो हमने डिफिनेशन जाना, 4 डिफिनेशन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो बुक में लिखा रहता है। ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने, सेकेंड डिफिनेशन, जिसके सहारे हम किसी चीज़ को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइट। लाइट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम थ्रू विच वी सी एनीथिंग, इज कॉल्ड लाइट। थर्ड, आज मुझे ये पता चला कि लाइट एक वेव भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक वेव है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट एक वेव। फोर्थ डिफिनेशन, बाद में पता चला कि लाइट एक पार्टिकल है, तो लाइट इज ए पार्टिकल लाइक फोटॉन्स। ठीक है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं मिरर वगैरह के साथ, और देखते रहो अच्छे से शुरू से अंत तक खूब अच्छे से। और कोई भी अगर ऐसा लगता है कि टॉपिक में और कुछ जानने वाली चीज़ है और तुमको और कुछ जानने की ज़रूरत है, तो मुझे इसमें जा कर के कॉमेंट्स कर देना। ठीक है, ओके। कमेंट्स बॉक्स में जा कर के, तो फिर उस पर भी मैं तुम्हारे जैसा तुम चाहोगे उसमें थोड़ा और मैं अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत अगर हो तो कमेंट्स कर देना। ठीक, चलो, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।